वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्संग ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जितना भी समुद्रन का क्वेश्चंस है। ठीक है, समुद्रन में किस टाइप का क्वेश्चंस है यहाँ पर देखिए लीजिए। ये क्या है, सेट जो जेक द्वारा जारी किया गया था मॉडल सेट, उसमें से 5 सेट जारी किया गया था। तो ये पाँचों सेट का सभी क्वेश्चन उसमें डाला गया है। ठीक है, 5 सेट में भी तो उसका आंसर है। उसके बाद जो है सो चैप्टर बाय चैप्टर करके, जिस तरह से आप लोग को हम पहले ये चीज़ करने के लिए किए थे कि जितना भी चैप्टर को इस बार टर्म 1 के लिए पढ़ना है, वो सभी चैप्टर का टोटल क्वेश्चन जहाँ तक होगा, उसमें जितना भी पॉसिबल है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसी टाइप का एज लाइक एकदम बिल्कुल सेम उसी तरह से समुद्रन में डाला गया, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया और बहुत ही बेहतर कह सकते हैं कि तैयारी करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ तो समुद्रन आने से पहले इस यहाँ पर इस चैनल में किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश परावर्तन और तथा अपवर्तन, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये इस वीडियो में ये जो है सारा क्वेश्चंस नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या किए हैं, इसमें इसको 3 पार्ट में बांट कर बनाए हैं। ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद है सो पार्ट 1, और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी अपलोड कर देंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ पर कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण, यहाँ पर दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अवतल दर्पण है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब कि लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर 3 में क्या बोला गया है, निर्गत किरण तथा अभिलंब। जैसे यहाँ पर अगर ये दर्पण अगर इसे मान लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपतित किरण हो गया और ये निर्गत किरण, यानी कि परावर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहा जाता है। और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब और परावर्तित किरण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इस अभिलंब और इसको अगर निर्गत किरण बोलेंगे, तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो निर्गत कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्गत कोण। चलिए आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, किसी ठोस से बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी ठोस बाहर की ओर, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से होगा, दोनों ओर बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ हो। तो ये 2 गोलीय पृष्ठ हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो इसका सी में है, तो इसका सी जो होगा उत्तल लेंस राइट आंसर होगा। आगे देखिए 5 में क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा इसका वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो ये हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में छठा केस में एक होता है कि अगर इसमें वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखा जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, तो ये जो है ये जो बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एक यही छठा केस है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि ऑप्शन डी में है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सर्च लाइट का जो परावर्तन सतह होता है वो कैसा होता है, तो उसका परावर्तन सतह उत्तल होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 7 में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो यहाँ पर आप सब कोई जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 10 का पावर 8 ऐसा होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं बाकी ऑप्शन जो है इसमें सेंटीमीटर है, सारा डाटा सेम है, बट यहाँ यूनिट अलग अलग है, सेंटीमीटर किलोमीटर, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण क्या होता है? बराबर होता है। किसका बराबर होता है? प्रावर्तन कोण का। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, तो इसका अवतल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। इसे हमेशा याद रखना है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो होता है यहाँ पर, लेंस इस तरह से होता है, इसमें मुख्य फोकस कितना होता है? ये हो गया यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र, यहाँ हो गया एक F1 इधर, और यहाँ हो जाता है 2F1, और एक इधर हो जाता है राइट साइड में F2 यानी कि दूसरा फोकस, और इधर एक और हो जाता है 2F2 यानी कि यहाँ पर दूसरा केंद्र। तो इसमें कितना फोकस हो जाता है? एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें कितना फोकस हो गया? 2। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है उसका निकालने के लिए साइन आई बटा साइन आर लगाते हैं फॉर्मूला, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होगा, इसे याद रखना है। और अच्छा आपको ये भी कमेंट करना है कि इसे जो है ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसे कौन सा नियम कहा जाता है? अगर ये नियम पूछ दिया जाएगा कि इसे कौन सा नियम से जाना जाता है तो क्या बताइएगा? इसे कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, यहाँ पर आपको कमेंट कि नहीं आता है आप बता दीजिए, तो आपको कमेंट करके वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, और जैसे आप कमेंट देखिएगा ऊपर में ही दिख जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम हैं, जो कि प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब और वस्तु इनमें से, हाँ क्या बोल रहा है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो इसमें देख सकते हैं हमेशा जो है सो उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। आगे देखिए 15 में क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो यहाँ पर वस्तु से छोटा तो पहला यहाँ पर उत्तल दर्पण में बनता ही है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण में बनता है, और अवतल दर्पण में भी बनता है कभी कभी वस्तु से छोटा, तो यहाँ पर ये दोनों में बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, प्रकाश क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं कणों का प्रवाह नहीं होगा, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, यही आँखों की प्रभावित करने वाली ऊर्जा ही होगा जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे देखिए क्या करें क्वेश्चन नंबर 19 में, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी समतल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 मीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या बोल रहा है, आर दिया हुआ है 40, तो इसका एफ निकालने बोल रहा था। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आर बराबर 2F, आर के जगह पर 40 बैठा देंगे, 2 इधर गुना में इधर जगह भाग में, 40 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर आपको ये जितना भी इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि PDF भी डाल दीजिए, तो आपको है सो PDF भी डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर PDF से भी पढ़ सकते हैं या तो वीडियो से भी देख सकते हैं, जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बीम रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इस टाइप का उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस के सामने 2F अगर मान लें यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 2F1 है और इधर अनंत है, ठीक है, 2F1 और अनंत के बीच अगर किसी वस्तु को रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से बनेगा, ये F1, यहाँ 2F1, तो यहाँ पर अनंत और F1 के बीच रखा जा रहा है, ये इधर पास होगा F2 से होते हुए, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर काटा जाए तो ये इस तरह से केंद्र से पास होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच बनेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविकता उल्टा है, ठीक है, और वस्तु के आकार से छोटा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ वास्तविक उल्टा और छोटा। 22 में देखिए क्या करा, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, तो ये अभिलंब होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता कहाँ पर किया जाता है, कई लेंस को मिलाकर यानी कि बहुत सारे लेंस को मिलाकर उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 24 में कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। उत्तल दर्पण जो कि इस तरह से होता है, तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसका प्रकृति क्या होता है, तो इसका प्रकृति हमेशा क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 में देखिए क्या दिया हुआ, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, यहाँ पर ये अवतल समतल दर्पण में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, तेल लगा कागज, ठीक है। तेल लगा कागज क्या होता है, आप कभी आप जो जिस कॉपी में लिखते हैं उस कॉपी में कभी देखे होंगे कि अगर तेल लग जाता है तो वह कागज़ किस टाइप से बन जाता है। तो इसमें से पारदर्शक है, अपारदर्शक है, पारभाषक है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 और उसका ABC कौन सा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 28 में क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, इसमें यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा P मान लेते हैं, यहाँ पर F है और यहाँ पर C केंद्र वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ पर, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, ध्रुव और फोकस के बीच है मतलब यहाँ पर है, ठीक है। तो ये छठा केस है, हम लोग जानते हैं छठा केस है। तो आगे पूछ रहे थे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, इसका दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि बनेगा और वस्तु से क्या रहेगा, वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा, और यहाँ पर दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। छब्बीस का आंसर क्या बोला है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है यहाँ पर, और अवतल में भी बनना चाहिए, तीनों में बनना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। 1 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो इसका डी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, यदि आपतन कोण परावर्तन कोण आर हो, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो क्या होगा, आई बराबर आर होगा, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी एफ यानी कि फोकस दूरी, क्या दिया हुआ, फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/P हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है। ये हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर किसी लेंस की क्षमता निकाला जाता है तो P बराबर 1/F, तो यहाँ से अगर F बराबर निकालेंगे, ये F बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 में क्या कर रहा है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी, वस्तु से क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पूछा गया है। तो वस्तु से क्या होगा, अधिक दूर होगा,
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, F बराबर 2R सत्य है किसके लिए, तो अवतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ए और सी में बोल रहा है। तो ए और सी यानी कि इसके लिए ना, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ वक्रता त्रिज्या है आर और एफ जो है फोकस दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर समतल दर्पण में नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होता, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी नहीं होता है, तो यहाँ पर ये बी इसका नहीं होगा सही। ये चीज़ जो लागू होगा अवतल दर्पण, जो गोलीय दर्पण का प्रकार रहेगा उसी में यहाँ पर लागू होगा, क्योंकि गोलीय दर्पण का प्रकार में ही वक्रता त्रिज्या और फोकस होता है। तो गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, कौन कौन, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पर ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 34 में क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को दर्पण के सामने कहाँ पर रखना होगा, दर्पण के सामने रखना होगा मतलब कहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा देख सकते हैं 2F1 पर हो जाएगा, ये 2F1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण, अच्छा उत्तल दर्पण बोला गया है, उत्तल दर्पण बोला गया यहाँ पर, ये तो बीम को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखना होगा, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उत्तल दर्पण नहीं होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उत्तल लेंस होना चाहिए, तभी यहाँ पर है कि 2F1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर F तो होगा नहीं, बराबर समान बीम का समान प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। अगर बात करें यहाँ पर F2, तो F2 अगर लेंस में, F2 तो F1 F2 तो लेंस में लिया जाता है, जो कि राइट साइड में होता है, F2 तो राइट साइड में वस्तु को नहीं लिया जाता, इसलिए बी भी इसका नहीं होगा। और अगर डी इसका देखा जाए तो 3/2 F1, तो ऐसा तो हम लोग पढ़े ही नहीं है किरण आरेख में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका सी ही राइट आंसर होगा, बट क्वेश्चन में दर्पण की जगह पर लेंस होना चाहिए, ठीक है। उत्तल लेंस में 6 केस था, तो छठा केस में से इसका कौन सा केस हो जाएगा, ये तीसरा केस हो जाएगा, तीसरा केस में ये चीज़ था। चलिए आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, तो पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर, ठीक है, इसको याद रखना है, पार्श्व रहे या साइड मिरर रहे इसे याद रखना है। तो कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हीरा का अपवर्तनांक पूछा गया आपको, तो हीरा का अपवर्तनांक यहाँ पर देख सकते हैं 2.42 है ये चीज़। और आगे यहाँ पर देखिए, अच्छा इससे रिलेटेड यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक दिया है, अगर तो ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है जैसा कि एनसीईआरटी बुक में है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये चीज़ तो अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, और आप निकाल कर इसका आंसर बताइए कि हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, एल्कोहल का अपवर्तनांक। यहाँ पर एल्कोहल का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो एल्कोहल का अपवर्तनांक जो होगा 1.36 हो जाएगा, इसे याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव होगा और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये छठा केस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी और बड़ा बनेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर 39 में क्या करा है, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, द्वि अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो ये अपसारी लेंस कहा जाता है। द्वि अवतल कहने का मतलब कि ये एक अवतल हो गया, इधर से एक अवतल हो गया और एक ये अवतल हो गया, ठीक है। तो इसका परावर्तक सतह ये इधर है और ये इधर है, तो दो अवतल हो गया, तो इसे क्या कहा जाएगा, अपसारी, अपसारी या फिर अवतल, दोनों एक बात एक ही हुआ, ठीक है। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है, और उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वहाँ पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में पूछा गया है, ऋणात्मक धनात्मक शून्य क्या होता है, तो अच्छा यहाँ पर ये 40 ठीक है। यहाँ पर उत्तल लेंस के जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से उत्तल लेंस होता है, इसका फोकस दूरी किधर ऐसा होता है, इधर हो जाता है, ये फोकस इधर से जाता है, तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में अगर देखा जाए तो ये राइट साइड में है, दाईं ओर है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, जिसका फोकस दूरी धनात्मक उसका क्षमता भी धनात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए 43 नंबर, आई बराबर आर नहीं लागू होता है, किस में लागू नहीं होता, आई बराबर आर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
समतल दर्पण में तो लागू होगा, अवतल दर्पण में भी होगा और उत्तल दर्पण में भी होगा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से। और यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, ठीक है, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि दर्पण में, तो दर्पण में किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस, तो यहाँ पर देख सकते हैं अवतल, ये इधर से जाता प्रकाश की किरणें और ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, और ये परावर्तन के बाद इधर कट जाता है, तो यही हो जाता है फोकस, तो इसका फोकस दूरी जो है ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसी तरह से और किसका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अवतल लेंस होगा, ये इस तरह से यहाँ पर जाता है, ये ऊपर चल जाता है, ठीक है, इसका फोकस दूरी इधर, ये यहाँ से इस तरह जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये इधर वापस आता है, ठीक है, निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो ये इधर इसका फोकस हो गया, मतलब कि यहाँ अवतल दर्पण और यहाँ पर अवतल लेंस, तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो यहाँ पर 44 का जो राइट आंसर होगा, 44 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा, लेंस भी अवतल और दर्पण भी अवतल, अवतल लेंस और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 45 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर 1/P या P बराबर 1/F, बात देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर P दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, F निकालना है, तो अब यहाँ पर P की जगह पर 5 बैठा देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, इसको अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में, ठीक है, आंसर कहीं भी मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से गुना करेंगे, तो 0.2 को 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 0.2 को 100 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 जो है इसका, 20 कहाँ पर है, एक लेंस की क्षमता -5 था, अच्छा यहाँ पर -5 था, यहाँ पर -5 होगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर -20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है, 2D यानी कि 2 डायोप्टर, 2D मतलब कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग F अब निकालने बोल रहे थे, 1/P कर देंगे, F बराबर 1/P कर देंगे, तो P की जगह पर कितना बैठा देंगे, 1/2, इसको भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, तो ये 0.5 मीटर आ गया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ पर माइनस नहीं बोला था, ठीक है, प्लस बोला था, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिए, प्लस ले लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, इसका SI मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डायोप्टर होता है 47 का। 48 का आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या बोल रहा है, सटा कर रखे हैं, यह युग्म काम करेगा। तो यह युग्म किस तरह से काम करेगा, तो ये देख सकते हैं इसका ऑप्शन सी में जो है कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा, ये यहाँ पर जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करेगा, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। तो उत्तल लेंस में यहाँ बोला गया, ये लेंस बोला गया, उत्तल लेंस ऐसा होगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब यहाँ पर ये F1 और धूल यानी कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वस्तु जब बिंब रहती है तो कहाँ पर रहेगा, तो ये देख सकते हैं फोकसांतर के अंदर, फोकसांतर मतलब फोकस के अंदर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन में भी रहेगा, इस तरह का ऑप्शन भी रह सकता है, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन भी रह जाएगा, तो इसे ध्यान देना है, फोकसांतर यानी कि फोकस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस। क्वेश्चन मतलब जिस टाइप से भी पूछे, जितना भी टाइप से पूछने का पॉसिबिलिटी सभी क्वेश्चंस को इसमें डाल दिए हैं। जैसे यहाँ क्या करेगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ले लिए, मैं जब बिंब फोकस, यहाँ पर फोकस रहेगा F1, ठीक है, इधर क्या रहेगा F2 रहेगा, यहाँ पर कह रहा है कि बिंब फोकस और लेंस, ये लेंस हो गया और ये फोकस हो गया, इसके बीच जब वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, जो कि लेंस के पीछे बनेगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक और सीधा, ठीक है, छठा केस में काल्पनिक और सीधा बनेगा। ये किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ से, ये यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
और इसको पास किया जाएगा इधर से, तो ये इधर आकर कहीं बनेगा, तो यहाँ पर इधर ये प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है, ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस यहाँ पर ले लिया गया, ये उत्तल लेंस हो गया। ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पर कटेगा, तो ये फोकस पर कटेगा, तो इसका फोकस यहाँ पर, सॉरी इधर F2 रहेगा। ठीक है, F2 पर, यानी कि फोकस पर जनरली मान लेते हैं इसका। तो 51 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, फोकस पर, ये फोकस पर कटेगा। कभी भी कोई भी दर्पण हो चाहे कोई भी लेंस हो, अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आती है तो वह परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद कहाँ पर कटती है, तो फोकस पर कटती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या करें, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर, ठीक है, छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, याद रखना ये उत्तल लेंस यहाँ पर उपयोग किया जाएगा 5 सेंटीमीटर का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर ये देखना है कि ये कम होता है। ठीक है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसा कि अगर यहाँ पर कहा जाए, अगर देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, मोटा लेंस हो गया। ठीक है, ये अगर मोटा लेंस हो गया तो ये इसका गोल वाला जो होगा, ये इसका एक पार्ट गोल, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका जो 2F2 जो होगा वो करता केंद्र जो होगा यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इसका फोकस, इसका प्रकाशिक केंद्र और इसके वक्रता केंद्र के बीच होगा, तो यहाँ पर ये रह जाएगा। ठीक है, और अगर पतला लेंस लें तो इसी में पतला लेंस अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अगर पतला लेंस ले लेंगे तो ये इधर जितना बड़ा है उतना बड़ा इसका क्या बनेगा, उतना दूर में इसका प्रकाशिक, यानी कि इसका वक्रता त्रिज्या बने, वक्रता केंद्र बनेगा, और वक्रता केंद्र जितना दूर होगा उससे आधा इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर देख सकते हैं, जितना पतला रहेगा उतना उसका लेंस, जितना पतला रहेगा उतना ही उसका फोकस दूरी ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उतना उसका फोकस क्या रहेगा, कम रहेगा, फोकस दूरी कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या करा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता, तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर इसका पावर निकालने बोला गया है, यानी कि इसका क्षमता, तो 1/f हो जाता है, यानी कि 1/20 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पॉइंट 100 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 2 जीरो चल जाएगा, 1 0 0 कट गया, यहाँ से ये कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो +5 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन सी इसका सी में है, +5 डायोप्टर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस, ये अनंत से यहाँ पर ये अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, ये इधर इसका राइट साइड में है। ठीक है, प्लस में रहेगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, इसका सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, अपवर्तन के बाद क्या होगा, तो इस तरह से अगर यहाँ पर चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, ठीक है, अगर यहाँ पर ये पास होता है कोई किरण, प्रकाश किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से पास होता है तो ये कभी भी चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं होता मतलब विचलन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ विचलन नहीं होता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 56 देखिए, 56 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, याद रखना है, संघन माध्यम से जब संघन माध्यम में आपतन कोण जो होता है यही हो जाता है क्रांतिक कोण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया हुआ है, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कर रहा है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये याद रखना है। तो ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक संघन माध्यम और एक विरल माध्यम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कर रहा है, यहाँ पर माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो माध्यम बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, हवा से मान लीजिए पानी में गया, तो प्रकाश का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, संघन से विरल में जाने से तेज हो जाएगा, और विरल से संघन में जाने से कम हो जाएगा। इस तरह से चेंज होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपवर्तन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा क्या बनता है। अवतल लेंस जो होता है ये यहाँ पर अवतल लेंस हो गया, ठीक है। ये जो है किसी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कर रहा है कि कांच सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, पाव विस्थापन। इसे याद रखना है आपको। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कर रहा है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्राप्ति होती है। तो टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज का प्राप्ति होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं समांतर प्रकाश पुंज, ताकि ज़्यादा दूर तक इसी तरह से उसको डिजाइन किया जाता है ताकि ज़्यादा दूर जाने से वो फैल ना जाए, ठीक है। इसलिए उसको समांतर प्रकाश पुंज को रखा जाता है ताकि दूर तक जाए, अगर फैल जाएगा तो वो दूर तक नहीं जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करा, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को देखने के लिए उस वस्तु पर जो प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश को दो माध्यम से गुजरना पड़ता है। हम लोग देखते हैं किस माध्यम से, हवा वाला माध्यम से, फिर किस में जाता है, पानी जाता है, यानी कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है। तो वहाँ पर प्रकाश का जो है सो दो माध्यम में प्रकाश को ट्रेवल यानी कि गमन करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर जो है दो माध्यम में जब जाता है तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपवर्तन के कारण वो छड़ी जो है सो टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आगे 64 में क्या कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम कम दिखती है, क्योंकि इसका क्या रीज़न है, कम दिखने का क्या रीज़न है। तो इसमें भी वही कारण है कि हम लोग हवा माध्यम से देखते हैं, उसके बाद फिर पानी वाला माध्यम देखते हैं, दो माध्यम हो जाता है, दो माध्यम होता है तो यहाँ पर कौन सा घटना हो जाता है, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है, इसलिए कम दिखाई देता है बाल्टी का पानी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कर 65 में क्या कर रहा है कि किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण पूछा गया है, ठीक है। दर्पण और लेंस दोनों को अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण बोला गया, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि ये ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अगर किसी कोई वस्तु रहता है तो इसका जो प्रतिबिंब यहाँ थोड़ा छितरा के बनता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा फैल के बनता है। यहाँ पर इसीलिए है सो इसमें थोड़ा बड़ा विस्तृत क्षेत्र बनता है, यानी कि किसी भी बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है ये थोड़ा यहाँ पर विस्तृत होकर बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कर रहा है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है, क्या बतलाता है। आवर्धन अगर ऋणात्मक हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कर रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले कौन सा दर्पण है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए लिख के ऐसा, ये 67 और 67, उसके बाद यहाँ पर डैश देकर इसका कौन सा जो भी ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, यहाँ पर कमेंट लिखकर उसके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, प्रकाशिक संघन हो जाएगा, ठीक है। जिस यहाँ पर क्या बोला था, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, अगर अपवर्तनांक अधिक है, ठीक है, एक माध्यम है इसका अपवर्तनांक अधिक है, दूसरा माध्यम इसका अपवर्तनांक कम है, तो यहाँ पर ये जो पूछा है इसमें कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम कैसा रहेगा, तो ये संघन माध्यम रहेगा, ठीक है, डेंसर माध्यम, डेंसर मीडियम, तो ये संघन माध्यम हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसका जो भी क्वेश्चन और बचा हुआ बाकी क्वेश्चन से तो पार्ट 2 में, उसके बाद फिर पार्ट 3 में करेंगे।